जरा सोचिए, दिवाली का समय है और हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार में है। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें सामान से भरी हुई। उसके लिए नए कपड़े, नए जूते खरीदे जा रहे हैं। माँ घर के लिए बर्तन, चीनी और मिट्टी के दिए ले रही हैं। ये सब देखकर हरीश के मन में एक सवाल आता है कि आखिर ये सारी चीजें इतनी बड़ी तादाद में बनती कहाँ हैं। चलिए आज हरीश के इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम जो जूते पहनते हैं, जो कपड़े हमारे तन पर हैं, जिस चीनी से हमारी चाय मीठी होती है या जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं, ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंडस्ट्री में ही बनते हैं। हरीश के पापा उसे समझाते हैं कि देखो, कुछ चीज़ें तो बड़ी बड़ी मशीनों से बनती हैं, कुछ छोटे कारखानों में, और दियो जैसी चीज़ें तो कलाकार अपने घरों में ही तैयार कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि हमारी ये दुनिया बनती कैसे है? इन सभी चीज़ों की जड़ क्या है? इसका जवाब पता है, सिर्फ एक शब्द में छुपा है, मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, तो ये मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण है क्या? सीधी भाषा में समझे तो ये वो प्रोसेस है जिसमें कच्चे माल को, मतलब रॉ मटेरियल्स को, मशीनों की मदद से ज़्यादा कीमती प्रोडक्ट्स में बदला जाता है, और वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। जैसे सोचिए, लकड़ी से कागज़ बन गया, गन्ने से चीनी बन गई, और ज़मीन से निकले लौह अयस्क से लोहा और स्टील तैयार हो गया। ये कच्चे माल को एक नया, ज्यादा उपयोगी और कीमती रूप देने का एक तरह से जादू है। इस पूरे प्रोसेस को हम 3 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले होता है कच्चा माल, फिर होती है उसकी प्रोसेसिंग, यानी उस पर काम किया जाता है, और आखिर में हमें मिलता है एक कीमती प्रोडक्ट। ये जो सीधा साधा सा फ्लो दिख रहा है ना, यही हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है। तो ये बात सिर्फ चीजें बनाने तक ही सीमित नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग असल में किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खेती को आधुनिक बनाती हैं, जैसे सिंचाई के पंप और ट्रैक्टर बनाकर। इससे फैक्ट्रियों में, यानी सेकेंडरी सेक्टर में, और ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग जैसी सेवाओं में, यानी टर्शरी सेक्टर में, लाखों नौकरियां पैदा होती हैं। जब इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं तो गरीबी और बेरोजगारी कम करने में बहुत मदद मिलती है। और हाँ, जब हम बनी हुई चीज़ों को दूसरे देशों को बेचते हैं तो हमारा व्यापार बढ़ता है और देश को ज़रूरी विदेशी मुद्रा मिलती है। और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। देखिए, जो देश सिर्फ अपना कच्चा माल नहीं बेचते बल्कि उसे और कीमती तैयार माल में बदलते हैं, वही देश असल में तरक्की करते हैं। तो साफ है, एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक मजबूत देश की पहचान है। अब इंडस्ट्रीज की दुनिया भी बहुत बड़ी और अलग अलग तरह की है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन कैसे काम करता है। तो देखिए, इंडस्ट्रीज को कई आधारों पर बांटा जाता है। जैसे उनका कच्चा माल कहाँ से आता है, खेती से या खनिजों से? उनका मुख्य काम क्या है? क्या वो सीधे हमारे इस्तेमाल की चीज़ें बनाती हैं या दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए सामान? उनमें पैसा कितना लगा है, छोटी है या बड़ी? और आखिर में उनका मालिक कौन है, सरकार, कोई प्राइवेट कंपनी, या फिर सब मिलकर चला रहे हैं? अब इन कैटेगरीज को और अच्छे से समझने के लिए चलिए 2 बहुत बड़े और जरूरी तरह के उद्योगों पर नजर डालते हैं। एक जो खेती पर आधारित हैं और दूसरे जो खनिजों पर आधारित हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है ना, एग्रो बेस्ड, यानी कृषि आधारित इंडस्ट्रीज अपना कच्चा माल खेती से लेती हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपास का इस्तेमाल करती हैं। वहीं दूसरी तरफ मिनरल बेस्ड, यानी खनिज आधारित इंडस्ट्रीज कच्चे माल के लिए खनिजों और धातुओं पर निर्भर करती हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अगर कपड़ा उद्योग की बात करें तो भारत में इसकी कहानी बहुत पुरानी है। पुराने जमाने में हाथ से कताई होती थी और हथकरघे पर बुनाई होती थी। फिर 18वीं सदी के बाद पावरलूम आए, लेकिन एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1854 में, जब मुंबई में पहली सफल मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल लगी। और आज ये इंडस्ट्री कच्चे माल से लेकर सबसे कीमती तैयार कपड़ों तक हर चीज में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। अब जरा देखते हैं कि लोहा और इस्पात यानी स्टील कैसे बनता है। सबसे पहले कच्चा माल, मतलब लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर प्लांट तक लाया जाता है। फिर इसे एक बहुत बड़ी भट्टी में पिघलाया जाता है। इसके बाद पिघले हुए लोहे में से गंदगी हटाकर उसे शुद्ध किया जाता है और तब बनता है स्टील। और आखिर में इस स्टील को रोलिंग या प्रेसिंग जैसी तकनीकों से मनचाहा आकार दिया जाता है। इंडस्ट्रीज विकास और तरक्की तो लाती हैं, ये तो सच है, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा और थोड़ा स्याह पहलू भी है।
और वो है वो कीमत जो हमारा पर्यावरण चुकाता है। इंडस्ट्रीज मुख्य तौर पर 4 तरह के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं: वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण। फैक्ट्रियों का धुआं हवा को जहरीला बनाता है। उनका केमिकल वाला कचरा नदियों में मिलकर पानी को खराब करता है। औद्योगिक कचरा जमीन को बंजर बना देता है और जोर जोर से चलने वाली मशीनों का शोर ध्वनि प्रदूषण फैलाता है। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है? क्या विकास और पर्यावरण एक साथ नहीं चल सकते? बिल्कुल चल सकते हैं, और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के कई तरीके हैं। हम पानी का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, उसे रिसाइकिल करके दोबारा यूज कर सकते हैं, बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे और गर्म पानी को नदियों में छोड़ने से पहले उसे ट्रीट करना बहुत जरूरी है। धुएं को कम करने के लिए कोयले की जगह तेल या गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है, और हाँ, मशीनों में साइलेंसर लगाकर शोर को भी तो कम किया जा सकता है। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और जरूरी विचार की तरफ ले जाती हैं। एक सस्टेनेबल भविष्य, एक ऐसा भविष्य जहां विकास हो लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। तो असल चुनौती यही है, एक ऐसा आर्थिक विकास करना जो पर्यावरण का भी ध्यान रखे। हमें ऐसी इंडस्ट्रीज चाहिए जो न सिर्फ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, बल्कि हमारे इस ग्रह को भी सुरक्षित रखें। और अंत में ये सब हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है: तरक्की, लेकिन किस कीमत पर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और साफ सुथरी दुनिया बनाई जा सके।